अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम ये जानते हैं कि अमेरिका में गर्मी के मौसम में बहुत से तूफ़ान आते हैं। इस साल भी अमेरिका में कई हरिकेन्स आए और जब ये हरिकेन्स आते हैं तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और पानी समंदरों से ज़मीन पर आ जाता है। घर तबाह हो जाते हैं और बहुत से शहर और टाउन्स पानी में डूब जाते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इन हरिकेन्स के आने के बावजूद इंसानों की जानें ज़ाया नहीं होती और उसकी वजह महकमा मौसमियात है, जो कि ये प्रिडिक्ट करता है, जो इस चीज़ के चांसेस हमें बताता है कि ये हरिकेन, ये तूफ़ान कहाँ से गुजरेगा। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक पैटर्न कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि सुपर कंप्यूटर्स में सैकड़ों पैटर्न्स, पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट की जाती हैं और उन पॉसिबिलिटीज़ को, उन चांसेस को सामने रखकर हम लोगों को बताते हैं कि आप ये इलाका छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और इस वजह से लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता। आज से 100 साल पहले जब बहुत बड़े ज़लज़ले या तूफ़ान आते थे तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और उस वजह से बहुत बड़ी तबाही होती थी। मैं आपको सैन फ्रांसिस्को के एक ज़लज़ले के बारे में बता रहा हूँ जिसकी तबाही आप देख सकते हैं और इसमें बहुत सी इंसान मौत के घाट उतर गए। इसी तरीके से मैं आपको चाइना के एक ज़लज़ले की बात बताता हूँ। ये बहुत बड़ा ज़लज़ला था, रेक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड 8 था और 1556 में ये ज़लज़ला आया जिसमें 8,30,000 लोग मरे। अगर इन इवेंट्स की हम प्रिडिक्शन कर सकें, इनके चांसेस मालूम कर सकें, तो हम लोगों को ये इत्तला दे सकते हैं कि यहाँ पर एक ज़लज़ला आने वाला है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें चांस के बारे में पता हो, हमें चांस की साइंस के बारे में पता हो। और इस साइंस को सबसे पहले हमें बताया डॉक्टर कार्डानो ने, जिन्होंने गैम्बलिंग के लिए चांस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने सोचा कि किसी भी सिक्के को या किसी भी डाइस को अगर नीचे गिराया जाए तो उस पर 3, 1, 2 आने के क्या चांसेस हैं। और फिर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसे द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस कहा जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये 1570 में लिखी गई। मसलन मेरे पास एक सिक्का है जिसके 2 फेसेस हैं। पहला फेस जिस पर एक चांद बना हुआ है, मून बना हुआ है, और दूसरे फेस पर एक मॉस्क बनी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन है। अगर इसको मैं टॉस करूँगा तो चांद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप नीचे डिनोमिनेटर में तमाम पॉसिबल आउटकम्स लिखें। इस कॉइन को टॉस करूं तो मेरे पास 2 ही आउटकम आ सकते हैं, या चांद आ सकता है या मस्जिद आ सकती है। तो मैं नीचे 2 लिखूंगा क्योंकि ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो चांद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, और मस्जिद आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। आप कहेंगे कि ये नंबर कहाँ से है, तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आप 10 मरतबा कॉइन को टॉस करें तो हो सकता है जब मैंने ये टॉस किया तो 7 मरतबा मस्जिद आई। मस्जिद के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और 3 मरतबा चांद आया तो चांद के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। किसी भी वक्त तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो 0.7 और 0.3 प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 100 मरतबा करूं तो ये प्रोबेबिलिटीज 0.6 एंड 0.4 हो जाएंगी। और अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं 1000 मरतबा करूं, यानी नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ा दूं, तो मेरे पास 0.5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मस्जिद के और चांद के आने की। और आप देखें इन दोनों को अभी भी ऐड करूं तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 की है किसी भी स्टेट के आने की। याद रखिएगा ये ज़रूरी है कि आपका डाइस या आपका कॉइन, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें वो फेयर होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए वो फेयर कॉइन होना चाहिए। फेयर कॉइन क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं अपने बचपन से देता हूँ। जब मैं टेप टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेलता था और मेरे पास एक ऐसा कॉइन था जिसके दोनों तरफ चांद था, और जब भी मैं टॉस करने के लिए जाता तो मैं मुखालिफ टीम के कैप्टन को कहता कि इस कॉइन को टॉस करो, और हमेशा मैं चांद मांगता। तो मैं हमेशा टॉस जीतता क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, क्योंकि ये एक फेयर डाइस नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब हाफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं किसी भी आउटकम के आने की, तो कॉइन आपके पास फेयर होना चाहिए, वरना प्रोबेबिलिटीज हाफ हाफ नहीं रहेंगी। अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, मैं कहता हूं कि ये साइड, इसको मैं हेड्स कहता हूं और इसको मैं टेल्स कहता हूं, तो अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी। अब आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स 4 बन जाएंगी, क्योंकि या तो दोनों HH आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनका टेबल भी बनाया। तो आप टॉस करते हैं और दोनों तरफ चांद आते हैं तो आपके पास HH आ गए। अगर एक चांद और एक नंबर आता है तो आपके पास H एंड T आ गए।
टी एंड एच आ गए और फिर टी एंड टी आ गए, तो आपके पास अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? 4 हो गई। तो हमने नीचे 4 लिख दिया और उसके साथ किसी भी एक स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो इस तरीके से भी आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका यह है कि किसी एक स्टेट की अगर आपके पास एक कॉइन होता तो चांद के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? हाफ। क्योंकि अब आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आपके पास 1/4 आ जाएगा। और अगर आप इसको पूरे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें जिसकी 4 स्टेट्स हैं, तब भी आपके पास एक स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि किसी एक स्टेट के, यानी HH, HT, TH और TT, किसी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और क्योंकि ये फेयर डाइसेस हैं इसलिए ये प्रोबेबिलिटी बराबर है। मैं आपको अगर इसको एक ग्राफ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अगर 1000 मरतबा हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो आपको तमाम कम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी 0.25 मिलेगी। और अगर इन सब को आप ऐड कर ले तो आपके पास टोटल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई इवेंट तो अकर होगा ही। इसी तरीके से हम डाइस की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो डाइस के 6 फेसेस होते हैं। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो मेरे पास यहां पर 6 आ जाएगा। और किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि 1 आए, 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि 2 आए, 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि 6 आए। तो किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और मैंने आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी की फ्रैक्शन दिखाई है। लेकिन अगर आपके पास फेयर डाइस नहीं है, एक टूटा हुआ डाइस है जिस पर 3 ज्यादा आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, वो एक फेयर डाइस नहीं होगा। मैं यहां पर आपको डाइस के 2 डाइसेस के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं। अगर आप 2 डाइसेस को रोल करते हैं तो 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी आ सकता है, 1-4, 1-5, 1-6। इसी तरीके से 1-2 भी आ सकता है, 2-1 भी, 2-2 भी आ सकता है, 2-3 भी आ सकता है। तो यहां पर मैंने आपको जो डाइसेस के कॉम्बिनेशन दिखाए, ये टोटल कितने बनते हैं? ये 36 बनते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 36। तो नीचे 36 आएगा और किसी एक पॉसिबिलिटी के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36 अगर ये दोनों फेयर डाइसेस होंगे। और अगर आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो एक डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी एक स्टेट के या इवेंट के आने की? 1/6। क्योंकि हम 2 डाइसेस की बात कर रहे हैं तो ये 1/6 इंटू 1/6 हो जाएगी, फिर भी 1/36 आ जाएगा। अगर 3 डाइसेस ले लूं तो ये 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 आ जाएगा। अगर 4 डाइसेस ले लूं तो उतने ही 1/6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं आपको यहां पर अब एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। ये तो आपने किसी एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 1 6 से भी आ सकता है, 2 5 से भी आ सकता है, 3 4 से, 4 3 से, 5 2 से और 6 1 से। तो 7 आने के मुख्तलिफ जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 6 बनते हैं। तो हमारे पास 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसी तरीके से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर दोनों डाइसेस पर 1-1 आ जाए और इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि हमारे पास टोटल नंबर 2 हो। अच्छा, हमारे पास 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक पे 1 आए और एक पे 2 आए, या दूसरे पे 2 आए और पहले पे 1 आए। तो मेरे पास सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप डाइसिस को रोल कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आएगा? एडिशन करके वो आएगा 7। उसके बाद आपके पास 6 और 8, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कम है, 5/36 है। 7 को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1/36 थी, पर 7 के आने की कॉम्बिनेशन 6 बन रहे हैं। तो अगर मैं 6/36 करूं तो मेरे पास आंसर 1/36 आएगा। इसी तरीके से 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कॉम्बिनेशन देखें, 1 2 3 4 5, और 5 को टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी 36 पर डिवाइड कर दें, 5/36। 8 के भी इसी तरीके से 5/36। 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4, 4/36। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/9 आ जाएगी। तो आप इस तरीके से पूरी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज में आपको एक स्केल पे दिखा रहा हूं। 0 का मतलब है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि 2 डाइसिस को या एक डाइस को मैं टॉस करता हूं और 0 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे तो इम्पॉसिबल है, 0 तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक बैग में 10 ग्रीन बॉल्स हैं, तो आप उसमें हाथ डालते हैं तो ग्रीन बॉल को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी? आप कहेंगे 1, क्योंकि हर सूरत में ग्रीन बॉल ही निकलेगी। डाइस को जब हम टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक नंबर के आने की 1/6। 1/6 छोटा नंबर है इसलिए अनलाइकली कहते हैं, अनलाइकली। लेकिन अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो उसके एक चांद या नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2।
तो ये बीच में है और इवन चांस है, इसको इवन चांस कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक बॉक्स है उसमें 4 ग्रीन कलर की गेंदें हैं और एक लाल रंग की, तो अगर आपने ग्रीन कलर की गेंद निकालनी है तो उसके चांसेस क्या होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, 4 आउट ऑफ 5, 4 डिवाइडेड बाय 5। और इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको लाइकली कहा जाता है। तो जहां पर 1 है उसको सर्टेन कहा जाता है, जहां 0 है उसको इम्पॉसिबल कहा जाता है, जो कम प्रोबेबिलिटी है अनलाइकली, इवन चांस बराबर की प्रोबेबिलिटीज, और हाईली लाइकली या लाइकली जिसमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा हों। जब भी आप प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके प्लॉट करते हैं तो आपको एक बेल की शक्ल की तस्वीर नज़र आती है। आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि 7 के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 6 और 8 के प्रोबेबिलिटी के जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। इसी तरीके से अगर आप 4, 3, 2 इनको करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर, क्योंकि ये स्केल्ड पिक्चर नहीं है तो आपको यहाँ पे 20 नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो ये 1 में चली जाएगी। मैंने किसी जगह पर विंड स्पीड मालूम करनी है तो 5.03 मीटर पर सेकेंड अमूमन विंड ज़्यादा चलती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि 1.02 मीटर पर सेकेंड विंड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इस तरीके से जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक बेल की शेप का एक ग्राफ आ जाता है, जिसके बीच में प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं उन इवेंट्स की, और साइड पर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। 10.19 की रफ्तार के साथ हवा के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर आप लोगों के ब्लड प्रेशर लेते हैं और उनको मैप करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एक बेल शेप आती है। तो आपने इस बेल शेप को याद रखना है, क्योंकि जो फ्यूचर की वीडियोस होंगे उनमें इस बेल शेप को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। और आप देखें कि इस बेल शेप के किनारों पर प्रोबेबिलिटीज़ कम होती हैं, जो इवेंट्स आते हैं, और जो बीच में इवेंट्स आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं आपको लेके चलूँगा पोलैंड में 300 साल पहले, जहाँ पर लोग ये समझते थे कि लोग 49 और 63 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मरते हैं, और ये मनहूस नंबर है, ये मनहूस एज है। अगर आप 49 साल के हैं या 63 साल के तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर डाटा इकट्ठा किया गया, लोगों की कब्रों से देखा गया कि उनकी मौत किस किस साल में हुई और किस किस एज में हुई है। बहुत से शहरों के डेटे को कलेक्ट किया गया और फिर एक साइंसदान को दिया गया जिसका नाम था एडमंड हेले। उन्होंने इस डेटे को प्लॉट किया और उन्होंने टेबल्स बनाए। अब आप देखें 1 साल के जो बच्चे फौत होते हैं वो 1000 हैं, 2 साल के जो बच्चे फौत होते हैं वो 855 हैं। लेकिन अगर आप 40s में चले जाएं, 49 पर चले जाएं तो सिर्फ 357 लोग फौत हुए हैं। इसी तरीके से 63 या 61 पर चले जाएं तो 233। इन्होंने जब इस डेटे को प्लॉट किया तो इन्हें पता चला कि छोटी उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा फौत होते हैं। इसी तरीके से मिड एज जो है उसमें लोग ज़्यादा फौत नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोगों की वफात ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40s और 60s में कुछ खास बदलाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये मनहूस साल नहीं है। तो लोगों ने एक बहुत बड़ी मिथ को ख़त्म किया। इसी तरीके से जब हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिनके आउटकम्स बहुत ज़्यादा हैं, डाइस में सिर्फ 6 आउटकम्स हैं, कॉइन में 2 आउटकम्स हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हज़ारों लाखों आउटकम्स हैं, मसलन आप वेदर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आउटकम्स आ जाती हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया के किसी हिस्से में अगर एक बटरफ्लाई पर भी हिलाती है तो किसी और हिस्से में उसकी वजह से तूफान आने के चांसेस मौजूद हैं। तो दुनिया के वेदर को बहुत कम्प्लेक्स समझा जाता है और इसको हम मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट्स के ज़रिए, हम रेडार्स के ज़रिए, डॉपलर रेडार्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत से पैरामीटर्स को मेयर करते हैं। और जब हम इन पैरामीटर्स को मेयर करते हैं तो इनको सुपर कंप्यूटर्स में ले आते हैं। दुनिया में जो ताकतवर तरीन कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये कंप्यूटर्स मुख्तलिफ किस्म की सिमुलेशंस रन करते हैं, उस डेटे को प्लॉट करते हैं। मसलन कल का इस्लामाबाद का वेदर कैसा होगा उसके लिए 100 किस्म की मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस की जाती हैं। 18 सेंटीग्रेड हो और अगर हवा की डायरेक्शन चेंज हो तो फिर क्या होगा, फिर कैसा मौसम होगा। अगर 19 सेंटीग्रेड हो और हवा की डायरेक्शन सेम रहे तो फिर ये इस किस्म का मौसम होगा। 18 सेंटीग्रेड हो और हवा भी उतनी हो लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाए फिर क्या होगा। तो हम इस तरीके से मुख्तलिफ सिनारियोज कैलकुलेट करते हैं, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़, मुख्तलिफ चांसेस को कैलकुलेट किया जाता है और 100 किस्म की मुख्तलिफ पॉसिबल आउटकम्स बनाई जाती हैं। 100 का वर्ड मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इससे बहुत ज़्यादा आउटकम्स बनाई जाती हैं और उन 100 में से फिर देखा जाता है कि कितनी आउटकम्स में बारिश के चांसेस हैं। अगर उनमें
60 आउटकम्स ऐसी आ रही हैं जिनमें बारिश के चांसेस हैं, तो आपको वेदर फोरकास्टिंग में बताया जाएगा कि कल 60% इस चीज के इम्कानात हैं कि बारिश इस्लामाबाद में होगी। वेडनेसडे को 20% चांसेस हैं कि बारिश इस्लामाबाद में होगी। और इस तरीके से हमें वेदर फोरकास्टिंग की जाती है जो कि एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पर बेस करती है, जिसमें हम मुख्तलिफ पैरामीटर से प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर की चांसेस के बेसिस पर। प्रोबेबिलिटी और चांस बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं जिनका जिक्र मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद का कल का मौसम बहुत अच्छा होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।